हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली के अंदर कि अगर आप एक सप्लायर हैं और आप जीएसटी के अंदर चाहते हैं क्रेडिट नोट इशू करना, तो आप टैली में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग सिचुएशंस कवर करूंगा, जैसे कि सेल्स रिटर्न के केस में आप क्रेडिट नोट कैसे इशू करेंगे, चाहे वो बी हो या बी हो, या इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ गुड्स के केस में कैसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे, या इसके अलावा मानकर चलिए आप अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, इनवॉइस मतलब बन जाने के बाद, सेल हो जाने के बाद, बाद में कुछ दिन बाद डिस्काउंट देना चाहते हैं जिसे हम पोस्ट डिस्काउंट कहते हैं, उस केस में क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। रेट डिफरेंस के केस में क्रेडिट नोट कैसे इशू किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रेडिट नोट की, डेबिट नोट की बात नहीं करेंगे। तो अगर एक सप्लायर जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट अलग अलग सिचुएशंस में क्रिएट करना चाहता है तो कैसे करेगा, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है टैली के अंदर, F11 यानी फीचर्स में जाकर अकाउंटिंग फीचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। उसमें जाकर हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन मिलता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे यस करना होता है और उसके बाद ये दोनों ऑप्शंस को भी यस करना होता है और उसके बाद इसे कंट्रोल ए से या एंटर एंटर करके सेव करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम सबसे पहले सीखेंगे, हम सीखेंगे कि सेल्स रिटर्न के केस में एज ए सप्लायर आप टैली में क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी टॉपिक मैंने आपको शुरू में बताई, सारी टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरी अलग अलग वीडियो है, लेकिन मैंने सारी टॉपिक को एक साथ मर्ज किया है और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि जिन्हें क्रेडिट नोट की सारी जानकारी चाहिए हो तो वो मेरी एक वीडियो को देखकर ही सारी चीजें समझ सके। तो चलिए हम अपनी टॉपिक को वापस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेल की सारी एंट्री कर रखी है, इसीलिए हम आएंगे डिस्प्ले में, फिर आएंगे डे बुक में। जो भी मैं सेल की एंट्री आपको बताऊंगा, चाहे वो बी की हो, बी की हो, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन की हो, कंज्यूमर की हो या रजिस्टर्ड व्यक्ति की हो, जीएसटी में सारी एंट्री मैंने करके रखी है। उसी के हिसाब से मैं अलग अलग सिचुएशन में क्रेडिट नोट कैसे इशू होगा मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो देखिए मेरी जो पहली सेल की एंट्री है, इस केस में क्या है कि मुझे मेरी जो पार्टी है, यानी जो मेरा कंज्यूमर है, वो मुझे कैश दे रहा है और मैं सेम टाइम पर उसे सेल कर रहा हूं। तो उस केस में क्या करते हैं, हम जो कंज्यूमर है उसका लेजर नहीं बनाते हैं। हम जब सेल करते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश या बैंक लेते हैं जिसमें भी हमने पैसे रिसीव किए हैं। उसके बाद यहाँ पर बायर नेम में अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर नाम टाइप कर देते हैं कंज्यूमर का और उसकी एड्रेस टाइप कर देते हैं और उसके बाद हम जैसे सेल करते हैं उस हिसाब से सेल कर देते हैं। तो पहली एंट्री मेरी ये है। सेकेंड एंट्री मेरी बी की है, यानी जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसकी एंट्री है, चाहे वो कंपोजिट डीलर हो या रेगुलर डीलर हो। तो वो आप देख सकते हैं ये मेरा रजिस्टर्ड व्यक्ति है। इस केस में सेल जो मैंने की है इसके लिए भी मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। इसके बाद मेरी जो तीसरी एंट्री है वो है मेरी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए। ये कंज्यूमर नहीं है, ये क्या है, एक दुकानदार है, लेकिन ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में क्रेडिट नोट कैसे इशू होगा ये जान लीजिए आप लोग। इसके अलावा एक मेरा कंज्यूमर है जो मुझे या तो एडवांस दे रहा है या मुझसे जो माल लेके जा रहा है वो क्रेडिट में लेके जा रहा है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टी का लेजर बनाते हैं। भले वो कंज्यूमर है, अगर उसने एडवांस पेमेंट की है और माल 2-4 दिन बाद लेगा, या माल ले लिया है पेमेंट कुछ दिन बाद करेगा, तो उस केस में हम लोग उसका लेजर बनाते हैं और उस केस में जो हम लोग सेल करेंगे उसके बाद हम अगर क्रेडिट नोट हमें इशू करना पड़े उस पार्टी के लिए तो कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चारों सिचुएशन ली है। अब मैं बताऊंगा कि आप क्रेडिट नोट कैसे इशू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैंने सेल की एंट्री की है उसके अंदर जो भी क्वांटिटी ली है और जो भी आइटम लिया है सब सेम लिया है, रेट भी उसका सेम लिया है और टैक्सेबल वैल्यू भी सेम है और आपकी जो इनवॉइस वैल्यू वो भी सेम है। वो मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि जब मैं क्रेडिट नोट बनाऊं तो वहां पर मुझे याद रखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझे ईजी हो पाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आपके केस में अगर अलग अलग रेट है, अलग आइटम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सारा सेम होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं जो सबसे पहला क्रेडिट नोट इशू करूंगा वो जो मेरा फर्स्ट इनवॉइस है जो मैंने कैश में सेल किया है उसके ऊपर करूंगा। तो देखिए हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहां पर हम क्रेडिट नोट पर क्लिक कर सकते हैं बटन बार पे, या उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F8, इस तरीके से। अब यहां पर हमें क्या करना है, क्रेडिट नोट को जब हम सेल्स रिटर्न के लिए यूज करते हैं एज ए सप्लायर, तो हम इसे इनवॉइस मोड में यूज करते हैं, यानी हमारे पास ये क्वांटिटी का जो कॉलम है ये आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो आप ला सकते हैं इसे। मानकर चलिए आपके पास क्रेडिट नोट इस तरीके से ओपन होता है, तो आपको क्या करना है,
अल्ट के साथ आई प्रेस करना है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम इनवॉइस आपको रिफ्लेक्ट होगा, इस पर क्लिक कर देना है, तब आपके सामने क्वांटिटी का कॉलम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग जो क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो कब इशू करेंगे। यानी जैसे कि ये जो आपको डेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर मैं कर्सर हिला रहा हूं, यहाँ पर कौन सी डेट लेंगे क्रेडिट नोट में? यहाँ पर वो डेट लेंगे जिस डेट को आप क्रेडिट नोट इशू करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मानकर चलिए मैंने अपना पहला केस लिया जिसमें कि मेरा जो कंज्यूमर है वो मुझसे जो माल परचेज करके गया, कैश में परचेज करके गया है, और वहां पर जो मैंने पार्टी अकाउंट नेम में जो लेजर चूज किया था वो कैश चूज किया था या बैंक चूज किया था, और बायर नेम में उसका नाम टाइप किया था। तो उस केस में क्या है कि मेरा कंज्यूमर मेरे पास आता है और मुझे या तो पूरा माल वापस करके जाता है या उसमें से कुछ क्वांटिटी वापस करके जाता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसने वापस कितना किया, वो तो हम क्रेडिट नोट उसके हिसाब से बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर डेट की बात है, तो अगर आप B2C के केस में अपना क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो जिस डेट को आप पैसे वापस करेंगे, सामने वाले को जिस डेट को आप पैसे वापस करेंगे उसी डेट को आप क्रेडिट नोट बना देंगे। और B2B के केस में आप जब चाहें आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं, क्योंकि उस केस में आप हो सकता है उसे पैसे बाद में भी वापस करें, क्योंकि उसके साथ तो आपकी ट्रांजेक्शन चलती रहती है, और हो सकता है कि आप उसे पैसे पहले वापस कर दें, क्रेडिट नोट बाद में बनाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस डेट को या तो आप क्रेडिट नोट बनाना चाहते हैं उस डेट को यहां पर डालेंगे, या जिस डेट को आप पेमेंट वापस करेंगे वो डेट यहां पर डालेंगे। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में क्या डालना है। जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उस इनवॉइस का नंबर यहां पर डालना है। तो मानकर चलिए जैसे मेरे केस में 1 है इनवॉइस नंबर, आपके केस में जो भी हो, यानी जिस भी फॉर्मेट में हो इनवॉइस नंबर वो आप यहां पर डालेंगे। मानकर चलिए आप इस तरीके से अपना इनवॉइस नंबर रखते हैं, टी टी फॉर टैक्सेबल, उसके बाद ऑब्लिक देकर इस तरीके से रखते हैं कि 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर डालते हैं, उसके बाद फिर इनवॉइस नंबर डालते हैं। तो जो भी आपकी फॉर्मेट हो वो आप यहां पर डालेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में, ठीक है। उसके बाद जो इनवॉइस पर डेट लिखी हुई है वो आप यहां पर डालेंगे जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने इसे कैश में सेल किया था, तो यहाँ पर तो मैंने कोई लेजर नहीं बनाया था, तो मैं यहाँ पर कैश या बैंक लूंगा। यानी कैश या बैंक मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, अगर मैं उसे पैसे बैंक के थ्रू वापस कर रहा हूं तो बैंक ले लूंगा, अगर मैं कैश के थ्रू पैसे वापस कर रहा हूं तो कैश ले लूंगा। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आप पैसे वापस कैसे करेंगे, उस हिसाब से यहां पर लेजर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आपने सेल किया था तो उस केस में आपने उसका लेजर नहीं बनाया था, वहां पर पार्टी अकाउंट नेम में आपने कैश लिया था। अब यहां पर आपको ये नहीं देखना है कि मैंने सेल के टाइम पर कैश लिया था तो यहां पर भी मैं कैश ले लूं। यहां पर जिस मोड में आप उसे पैसे रिटर्न करेंगे वो लेंगे। मानकर चलिए अगर आप यहां पर बैंक के थ्रू पैसे वापस करते हैं तो बैंक लेंगे, अदरवाइज अगर आप कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश लेंगे। उसके बाद बायर नेम में आप चाहें तो बायर का नाम डाल देंगे, उससे क्या रहेगा आपको पता रहेगा कि ये जो माल है मेरे किस बायर ने मुझे रिटर्न किया था। तो जो बायर का नाम सेल्स इनवॉइस पर है वही डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आप अपना लेजर ले लेंगे सेल्स का। तो देखिए जैसे जब मैंने सेल किया था तो वहां पर मैंने मल्टीपल लेजर का यूज किया था। आपको पता होगा कि कॉमन लेजर भी आप टैली में बना सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल लेजर भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप रिपोर्टिंग वगैरह टैली में अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल लेजर का ही यूज करें। मल्टीपल लेजर कैसे बनता है सेल्स या परचेज का वो एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लेजर कैसे बनाया है, सेल्स एट द रेट 18%, यानी ये सेल्स का लेजर है, और 18% जीएसटी रेट का लेजर है, यानी जो आइटम मैं सेल करूंगा इस लेजर के अंडर वो 18% जीएसटी रेट का आइटम होगा। ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम लोग P&L वगैरह में रिपोर्टिंग देखें तो हमें पता चले कि 18% का टोटल हमने कितना आइटम सेल किया है। उस पर्पज से हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ताकि जब हमसे कोई बायफर्केट करके रिपोर्ट मांगे कि 18% का कितना सेल हुआ है, 5% का आइटम कितना सेल हुआ है, तो हम उसे रिपोर्टिंग दे सकें। अदरवाइज बहुत से लोग यहाँ पर नॉर्मल सेल्स का जो कॉमन लेजर होता है वो यूज करते हैं सेल्स के टाइम। लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप मल्टीपल लेजर यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा है सेल्स एट द रेट 18%, ये तो मल्टीपल लेजर हुआ। इसके अलावा बहुत से लोग इसे और भी अच्छी तरीके से बनाते हैं, जैसे मानकर चलिए आप अपनी स्टेट में भी सेल करते हैं, इसके अलावा आप अदर स्टेट में भी सेल करते हैं, यानी लोकल भी सेल करते हैं, इंटर स्टेट भी सेल करते हैं। जीएसटी के अंदर अगर आप अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोला जाता है, अगर आप अदर स्टेट में सेल करते हैं तो उसे इंटर स्टेट बोला जाता है। यानी आप दोनों तरीके की सप्लाई या ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस केस में कई लोग इसे और भी अच्छे से बनाते हैं। यानी वो लोग अगर अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो वो लोग लिखते हैं लोकल सेल एट द रेट 18%, ठीक है, या वहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं
इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट 18%, यानी जब आप अपनी स्टेट के अंदर सेल करेंगे तो आप यहां पर दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लिखेंगे लोकल सेल एट द रेट 18% या इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट 18%, ठीक है। और जब आप इंटर स्टेट सेल करेंगे तो वहां पर भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इंटर स्टेट सेल एट द रेट 18% या अदर स्टेट सेल एट द रेट 18%, जो भी आपको सही लगे। लोग इस तरीके से भी मल्टीपल लेजर्स बनाते हैं सेल्स परचेज वगैरह के, ठीक है। और कुछ लोग ज्यादा बाइफर्केट नहीं करते हैं, वो सिर्फ लिख देते हैं सेल्स एट द रेट 18%, चाहे वो इंटर स्टेट सेल करें या इंट्रा स्टेट सेल करें, वो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सेल्स अकाउंट के अंदर जाता है और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होती है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। आपका मल्टीपल लेजर्स के केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यस कर लें। वो इसलिए आपको मैं बताता हूं क्यों मैं बता रहा हूं। यहां पर आप यस करके जो जीएसटी रेट है वो आप डाल देंगे, यानी जो आपने लेजर के नेम में जीएसटी रेट डाला है वही जीएसटी रेट यहां पर आप डाल देंगे। और यहां पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स ले लेंगे, अगर आप सर्विस सेल करते हैं तो सर्विस ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ये मैंने यस करके जीएसटी रेट क्यों डाला, अगर हम नहीं भी डालते तो भी जो टैली में हम आइटम बनाते हैं उसमें जो जीएसटी रेट डालते हैं उसके हिसाब से टैली ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेती कि कौन सी टैक्स लग रही है और कितनी टैक्स लग रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर डालने का एक फायदा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम डिस्काउंट वगैरह के लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे उस टाइम पर हम इस लेजर का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के अंदर जीएसटी रेट को डाल दीजिए। जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना डिस्काउंट वगैरह के केस में क्रेडिट नोट कैसे इशू होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। बहुत से लोग यहाँ पर इसे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखते हैं, तो वो मैंने आपको इसीलिए क्लियर कर दिया कि क्यों यस रखना है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल लेजर कैसे बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर सेल्स लेजर में जो आप चूज करेंगे वो वही वाला लेजर चूज करेंगे जिस लेजर को आपने सेल्स के टाइम चूज किया था, ठीक है। जैसे मानकर चलिए, सपोज कीजिए मैंने सेल्स के टाइम ये लेजर यूज किया था, नॉर्मल जो कॉमन सेल्स का लेजर होता है, तो वही मैं यहां पर भी यूज करूंगा। या इसके अलावा मैं यहां पर एक सेल्स रिटर्न का भी लेजर बना सकता हूं, यानी कई लोग इस तरीके से भी एक अलग लेजर बनाते हैं, जब उनका गुड्स रिटर्न होता है तो वो एक सेल्स रिटर्न के नाम से भी लेजर बना लेते हैं। तो आपका आप चाहें तो वो भी लेजर बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप सेल्स रिटर्न का भी लेजर बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न। और इसमें भी चाहे तो जीएसटी रेट डिफाइन कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सेल्स और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रेट वगैरह एप्लीकेबल रहेगा, जैसे एप्लीकेबल है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रहेगा अगर कॉमन लेजर होगा। तो अगर मल्टीपल लेजर्स होगा तो उस केस में आप इसे जाकर यस करके जीएसटी रेट डाल देंगे और यहाँ पर गुड्स लेकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, आप सेल्स लेजर के अंदर यहाँ पर या तो कॉमन लेजर यूज कर सकते हैं या तो मल्टीपल लेजर यूज कर सकते हैं या इसके अलावा सेल्स रिटर्न का लेजर यूज कर सकते हैं, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने चूज कर लिया सेल्स एट द रेट 18%। अब जो मैंने आइटम सेल किया था वो मैं यहाँ पर लेता हूँ। अब इस पार्टी ने क्या किया, 10 पीस मुझसे लेके गई थी 20 रुपए के रेट से, सेल के टाइम ऐसा हुआ था। अब इसने क्या किया, 5 पीस मुझे वापस कर दिए और यहाँ पर रेट मैं लगाऊंगा 20 रुपए, सॉरी 16 रुपए 95 पैसे, जो ऑटोमेटिक आया सही आया था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 20 रुपए है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। और ये जो 16 95 ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। अब इसके बाद हम जीएसटी भी लगाएंगे, तो देखिए एक बार यहाँ पर हम आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लेंगे, यानी सेल्स के टाइम कौन सा लेजर आप यूज करते हैं, आउटपुट का लेजर यूज करते हैं, उसी तरीके से आप क्रेडिट नोट जब बनाएंगे सेल्स रिटर्न के केस में तो आप आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी का लेजर ही यूज करेंगे। आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने टैक्सेस के लेजर के आगे इनपुट और आउटपुट नहीं लगाते, यानी वो कॉमन लेजर यूज करते हैं सेल्स परचेज सेल्स रिटर्न सब केस में। तो वो ऐसा कर सकते हैं, यानी अगर आप इस तरीके से लेजर नहीं बनाते हैं इनपुट और आउटपुट करके, तो आप यहाँ पर जो भी आपका कॉमन लेजर है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन आएगा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसे यस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर सेल्स रिटर्न को चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बायर डेबिट नोट नंबर और डेट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए जीएसटी लॉ के अंदर जो क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है उसका राइट दिया गया है एक सप्लायर को, यानी जो
क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है उसे इशू करने का राइट है एक सप्लायर को जीएसटी लॉ के अंदर, क्योंकि जो जीएसटीआर 1 फाइल करता है वो सप्लायर फाइल करता है और वहीं पर जाकर डिटेल्स जो डालनी होती है क्रेडिट नोट की डेबिट नोट की वो एक सप्लायर डालता है। यानी मानकर चलिए मेरा नाम जय है और मुझे किसी विक्रम नाम के किसी व्यक्ति ने सेल किया है और मैं उसे कुछ माल वापस भेजता हूं, ठीक है। तो उस केस में जो क्रेडिट नोट है वो बनाने का अधिकार विक्रम के पास है, न कि मेरे पास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी लॉ के अंदर क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करने का राइट सप्लायर के पास होता है। तो उस केस में जब एक सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा तो वो बायर का डेबिट नोट नंबर नहीं डालेगा। लेकिन आप में से कई लोग पूछेंगे कि मान के चलिए जो एक रिसिपिएंट है जिसने माल रिसीव किया है अपने सप्लायर से, तो उस केस में अगर एक रिसिपिएंट अपना माल वापस भेजना चाहता है, जो रिटर्न करना चाहता है माल अपने सप्लायर को, तो वो माल वापस कैसे करेगा? तो देखिए, जीएसटी लॉ तो ये कहता है कि क्रेडिट या डेबिट नोट एक सप्लायर बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर जो रिसिपेंट है वो जीएसटी लॉ को फॉलो करता है तो उस केस में क्या करेगा? रिसिपेंट अपने सप्लायर से रिक्वेस्ट करेगा कि सर मैं आपको इतना माल वापस करना चाहता हूं, आप एक क्रेडिट नोट बनाकर मुझे सेंड कर दीजिए। उसके बाद रिसिपेंट क्या करेगा? रिसिपेंट ये करेगा कि टैली में जाएगा, अगर वो टैली में अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वो जो सामने वाला सप्लायर है उसने जो क्रेडिट नोट इशू किया उसकी एंट्री वो अपने पास डेबिट नोट में करेगा और वहां पर जो क्रेडिट नोट नंबर उसे मिला है उसको वहां पर टैली में डालेगा। यानी जब जो रिसिपेंट है डेबिट नोट की एंट्री डेबिट नोट में जाकर करेगा तो उसके पास भी जब वो पूरी एंट्री को एक्सेप्ट करने जाएगा तो उसके पास भी इस तरीके की विंडो ओपन होगी और वहां पर पूछा जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, तो वहां पर रिसिपेंट डाल देगा और फिर उसका प्रिंट निकालकर अपना जिसके भी थ्रू वो माल भेज रहा है उसके थ्रू माल भेज देगा। 50,000 से ज्यादा होगा तो ईवे बिल भी जनरेट करना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और आप समझिए, मानकर चलिए आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट नहीं बनाकर दे रहा है, वो बोल रहा है आप खुद बनाकर मेरे पास माल भेज दो, मैं बाद में इशू कर दूंगा। तो उस केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये राइट क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करने का सप्लायर को क्यों दिया है, रिसिपेंट को क्यों नहीं दिया है? तो देखिए इसके पीछे का मकसद क्या होगा। जैसे कि जीएसटीआर 1 फाइल करने का अधिकार किससे होता है? अगर एक सप्लायर सेल कर रहा है या आप ही अगर एक सप्लायर है किसी को सेल कर रहे हैं तो जो जीएसटीआर 1 फाइल करता है वो कौन करता है? एक सप्लायर करता है, सेल्स की डिटेल वो चढ़ाता है। तो उसके बिहाफ पर जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया गया है वो एक सप्लायर ही चढ़ाएगा जीएसटी पोर्टल पे अपनी जीएसटीआर 1 में जाकर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सारा अधिकार क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करने का एक सप्लायर को दिया है। यानी जीएसटी पोर्टल की जितनी भी कॉम्प्लायंसेज है उसे फॉलो करने के लिए ये सारा अधिकार एक सप्लायर को दिया गया है। लेकिन अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करें, यानी कि अगर आप अपना माल वापस भेज रहे हैं एज ए रिसिपिएंट अपने सप्लायर को, तो उस केस में अगर आपका सप्लायर आपको ये कह देता है कि मैं बाद में आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा, अभी आप अपना एक डेबिट नोट इशू करके मुझे माल वापस भेज दो, तो उस केस में एज ए रिसिपेंट आप अपना एक डेबिट नोट इशू करके माल वापस भेज देंगे। जब आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट दे देगा यानी क्रेडिट नोट इशू कर देगा, तो उस क्रेडिट नोट में जो भी नंबर होगा वो जाकर आप अपने डेबिट नोट में डाल देंगे। यानी एंट्री को वापस से ओपन करेंगे और उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। जब आप लास्ट में नीचे पहुंचेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन रहेगा जीएसटी की डिटेल्स प्रोवाइड करने का, उसे यस करेंगे और वहां जाकर क्रेडिट नोट नंबर डाल देंगे अपने सप्लायर का, ठीक है। और उस केस में अगर आपने अपने सप्लायर को माल भेजते वक्त पहले आपने डेबिट नोट इशू किया है, तो उस केस में जो सप्लायर है जब वो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो आपका यहां पर डेबिट नोट नंबर डाल देगा। यानी जो ये क्रेडिट नोट इशू हो रहा है ये इस डेबिट नोट के अगेंस्ट में हो रहा है, वो सप्लायर अपने पास मेंशन करने के लिए इस तरीके से डाल देगा। अदरवाइज अगर एक सप्लायर इस फील्ड को स्किप कर भी देता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी फ्रेंड्स, एज ए सप्लायर अगर आप इस फील्ड को स्किप कर भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइल करेंगे, क्रेडिट नोट वगैरह की डिटेल्स चढ़ाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं जाती है। यानी वहां पर ये नहीं पूछता है कि जो बायर है उसका डेबिट नोट नंबर क्या है। तो अगर आप इसे भूल भी जाते हैं, स्किप कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए याद रखने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर नंबर डाल देते हैं ताकि आप डॉक्यूमेंट्स को मिला सके, एक दूसरे से ट्रैक कर सके, तो आप डाल सकते हैं। तो अब आप एक बात समझिएगा, अगर आप एक सप्लायर हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम यानी खुद से क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे आपका जो बायर है वो आपको माल वापस भेज रहा है, तब तो आपको यहाँ पर कुछ डालना ही नहीं है बायर डेबिट नोट नंबर वगैरह में।
लेकिन अगर आपका जो बायर है यानी जो रिसिपेंट है वो आपको पहले डेबिट नोट पर माल वापस भेजता है, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो आप चाहें तो यहां पर उसका डेबिट नोट का नंबर डाल सकते हैं एज ए सप्लायर। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, भले आपके जो रिसिपेंट है उन्होंने डेबिट नोट नंबर दिया हो यानी डेबिट नोट इशू किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी पोर्टल पे ये अधिकार आपके पास ही है एज ए सप्लायर कि वहां पर क्रेडिट नोट की डिटेल्स आप चढ़ाएंगे और वहां पर जो क्रेडिट नोट की डिटेल्स जाएगी वो आपके क्रेडिट नोट की डिटेल्स जाएगी, न कि जो रिसिपेंट है उसके डेबिट नोट की डिटेल्स जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो अब हम इसे फिलहाल स्किप कर देते हैं, हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर जो डेट है वो उसी की डेट पूछ रहा है डेबिट नोट वगैरह की, ठीक है। तो हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये है ये आप चूज कर लेंगे कि ये किस रीजन से आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं। सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न ले लेंगे। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो मैंने अभी आपको एंट्री दिखाई, ये मैंने दिखाई है सेल्स रिटर्न के केस में। लेकिन अगर शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो तो उस केस में भी सेम एंट्री होती है। यानी मानकर चलिए आप एक ए पार्टी है और आपकी कोई बी पार्टी है, यानी ए सप्लायर है बी रिसिपेंट है। आपने 10 पीस माल भेजा एक कार्टून में पैक करके, लेकिन रिसिपेंट बोल रहा है कि सर आपका माल 8 पीस आया है, 2 पीस कम आए हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, रिसिपेंट को क्रेडिट नोट बना कर देंगे, तभी ना उसकी लाइबिलिटी कम होगी पेमेंट करने की। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आइटम चूज करेंगे और 2 पीस डालेंगे, उसका जो भी रेट होगा वो डालेंगे, टैक्सेस लगा के इसी तरीके से एंट्री करेंगे जैसे ये एंट्री हुई है। यानी भले वो सेल्स रिटर्न नहीं है लेकिन उसे एज्यूम करके चलेंगे कि वो सेल्स रिटर्न है, चाहे वो शॉर्टेज ऑफ गुड्स ही क्यों ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है। यानी जैसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करूंगा ये मेरा क्रेडिट नोट एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं रुकता हूँ, यानी मैं नो प्रेस करता हूँ। वो मैंने क्यों प्रेस किया अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप बिल वाइज डिटेल्स मेंटेन करते हैं टैली में, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मानकर चलिए आप एफलन यानी फीचर्स में ये जो ऑप्शन होता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, इसे यस करके आप टैली में अकाउंटिंग करते हैं, या जो भी आप क्रेडिटर या डेटर के जो भी लेजर्स बनाते हैं उसमें इस ऑप्शन को यस रखते हैं, तो उस केस में मैं आपको बताता हूं कि जब क्रेडिट नोट आप बनाएंगे तो उस टाइम पर आप अपनी इनवॉइस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो यहाँ पर जब आप क्रेडिट नोट में आएंगे तो F12 यानी कॉन्फिग में आ जाएंगे। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसे नो रखना है, ठीक है। तभी आपके पास बिल डिटेल्स की विंडो आएगी जब आप एंट्री करेंगे। और मैं बता दूं कि इसके अलावा आपका जो भी क्रेडिटर या डेटर है वहां पर भी जब आप उसका लेजर बनाएंगे तो वहां पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके पास विंडो आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एंट्री कैश में हो रही है तो इस केस में वो विंडो आएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पार्टी के लेजर में भी वो ऑप्शन यस रहना चाहिए और कैश के मतलब केस में वो ऑप्शन होता ही नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर वो विंडो नहीं आएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 1 मिनट राउंडिंग भी कर देता हूँ, जैसे कई लोग राउंडिंग भी करके चलते हैं, जो यहाँ पर पैसे में फिगर आ रही है -01, ठीक हो गया। अब आइए पहली एंट्री तो हमने कर ली क्रेडिट नोट की यानी कैश के केस में, अब हम बी टू बी के केस में एंट्री करते हैं। सारी चीजें सेम है फ्रेंड्स। और उसी तरीके से जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स है वो सारी एंट्री भी जो मैं अभी आपको ये सेल्स रिटर्न के केस में एंट्री दिखा रहा हूँ उसी तरीके से शॉर्टेज ऑफ गुड्स के केस में भी एंट्री होगी। अब यहाँ पर जो हमारा इनवॉइस नंबर है वो 2 है, जिसके अगेंस्ट में हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, डेट 1 मई है, पार्टी हो गई HMM इंटरप्राइजेस करके जो भी है। उसके बाद यहाँ पर हमने सेल्स का 18% का लेजर लिया था वही लेंगे। अगर आप चाहें तो सेल्स रिटर्न का अगर आप लेजर बना के रखते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मान के चलिए वो पार्टी आपको, ये भी पार्टी आपको 5 पीस वापस कर रही है, रेट इसका भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आउटपुट IGST लगेगा, क्योंकि जब सेल किया था तो आउटपुट IGST लगाया था। उसके बाद यहाँ पर सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आपके जो रिसिपेंट है उन्होंने आपको माल भेजते वक्त डेबिट नोट इशू किया था तो उसका नंबर डाल दें, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हो। और उसी तरीके से चाहे आप सप्लायर हो या रिसिपेंट हो, आप अगर एंट्री कर रहे हैं टैली में, चाहे वो क्रेडिट नोट में करें या डेबिट नोट में करें, अगर आप इस फील्ड को स्किप कर भी देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर एक सप्लायर की बात करूं तो जीएसटी पोर्टल पे इसकी कोई डिटेल्स जाती नहीं है। और अगर मैं एक रिसिपेंट की बात करूं तो उस केस में उसको तो कोई डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पे इस सब चीज की डालनी ही नहीं होती है, ठीक है। तो इस केस में इसे आप स्किप कर भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं एक बार राउंडिंग लगा देता हूँ, राउंडिंग भूल गया था। अब देखिए हमारे सामने
ये विंडो ओपन होगी क्योंकि मेरी इस पार्टी के अंदर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप इस क्रेडिट नोट को बना रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे और यहाँ पर देखिए अभी अगेंस्ट रेफरेंस में कुछ आ नहीं रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ था वो मैं बता देता हूं। जब मैंने सेल्स की एंट्री की थी तो उस टाइम पर जो मेरी पार्टी थी, जिस पार्टी के लिए मैं ये क्रेडिट नोट बना रहा हूं, तो उस पार्टी के जो लेजर है उसमें मैंने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो रखा था, यानी सेल्स के टाइम नो रखा था। तो सेल्स की एंट्री जब मैंने एक्सेप्ट की थी तो वहां पर कोई बिल वाइज डिटेल्स ट्रैक हुई नहीं थी, तो जिसके कारण यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करने नहीं दे रहा था। तो अभी मैं वापस गया और वहां पर जाकर मैंने बिल में न्यू रेफरेंस डाला जो मैंने सेल्स किया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करने दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रैक करना है कि किस इनवॉइस में आप ये क्रेडिट नोट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि ये आपको करना ही है। ये आप अगर मतलब मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस करके चलते हैं टैली में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे करना होता है। यहाँ पर देखिए जब मैंने सेल किया था तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने वो ऑप्शन को नो रखा था, जिसके कारण जब मैंने ये सेल की एंट्री पास की थी तो मेरे पास ये विंडो नहीं आई थी और यहाँ पर मैंने ये न्यू रेफरेंस वगैरह नहीं डाला था, जिसके कारण वहां पर अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी बी टू बी के केस में भी कैसे इनवॉइस जनरेट करनी है, ये मतलब क्रेडिट नोट कैसे जनरेट करना है, ये भी आपको पता चल गया। अब मैं अनरजिस्टर्ड के केस में बताऊंगा और वो कंज्यूमर के केस में बताऊंगा जिसका मैंने लेजर बनाया है। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जितनी डिटेल मुझे बतानी थी आपको मैंने सारी बता दी। अब खाली सिर्फ मैं आपको एंट्री दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीजें सेम होने वाली है। यहाँ मान के चलिए ये मुझे 2 पीस वापस कर रहा है। क्वांटिटी या इस सब से कोई मतलब नहीं है। आउटपुट एसजीएसटी, सेल्स रिटर्न, सिंपल। देखा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बिल वाइज डिटेल्स क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इसका जो लेजर बनाया था इस पार्टी का, इसमें भी मैंने मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को नो रखा हुआ है, यानी मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल का जो ऑप्शन आता है लेजर के अंदर उसे मैंने नो रखा हुआ है। अब मैं आपको एक बार फिर जो हमारा सबसे लास्ट पार्टी है, यानी जो मेरा कंज्यूमर है राम, इसके लिए मैं दिखा रहा हूं। लेकिन मैं इससे पहले आपको दिखा देता हूं कि ये मैं बोल क्या रहा हूं कि लेजर के अंदर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल होता क्या है। ये होता है, आप देख सकते हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसे अगर आप यस कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे लेजर्स के अंदर, अब आप देखिए, अब मैं दिखाऊंगा इसके केस में वो अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक करने के लिए देगा। मानकर चलिए इसने 4 पीस वापस किए। ठीक है, रेट वगैरह वही लगेगा जो आपने इनवॉइस के अंदर लगाया। ठीक है, और जितने भी आइटम हो, मानकर चलिए यहाँ पर तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक आइटम दिखा रहा हूँ। अगर मानकर चलिए एक से ज्यादा आइटम भी आपको वापस आया तो उसी तरीके से आइटम चूज करते जाएंगे और अपना क्रेडिट नोट बना देंगे। और बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया तो क्रेडिट नोट में भी वही लगेगा। बिल में आईजीएसटी लगा होगा तो क्रेडिट नोट में भी आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से आ रहा है ट्रैक करने के लिए, अगेंस्ट रेफरेंस करूंगा, लेकिन यहाँ पर फिर से मुझे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि जब मैंने सेल्स की एंट्री की थी तो वहां पर न्यू रेफरेंस नहीं डाला था। तो चलिए हम यहाँ पर इसे ऑन अकाउंट करते हुए इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि अलग अलग सिचुएशंस में, यानी कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड और रेगुलर डीलर के केस में आपको किस तरीके से क्रेडिट नोट बनाना होता है। आपका सेल्स का जितना भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक टॉपिक बची है। वो क्या बची है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मल्टीपल लेजर्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जैसे टैली के अंदर मल्टीपल लेजर्स भी यूज करते हैं। तो मानकर चलिए एक इनवॉइस के अंदर आपने अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम सेल किए हैं, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे, तो वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक न्यू एंट्री की है सेल्स की। तो देखिए यहाँ पर मैंने पार्टी तो वही ली है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स का लेजर लिया है नीचे में, सेल्स लेजर में यहाँ पर मैंने सेल्स का जो कॉमन लेजर होता है वो लिया है। ठीक है, वो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। सेल्स अकाउंट के अंदर है और यहाँ पर सॉरी जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, ये मैंने नहीं किया है। और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रहेगी और यहाँ पर ये गुड्स रहेगा। सर्विस सेल करेंगे तो सर्विस होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो मेरा दोनों आइटम है, एक है 18% जीएसटी का, एक है 12% जीएसटी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन लेजर जब लेंगे तो एंट्री टाइम आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से जीएसटी रेट का आइटम है, क्योंकि आप सिर्फ आइटम सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी ऑटोमेटिक जो भी आपने आइटम के अंदर डाली होगी वो आपकी ऑटोमेटिक लग जाएगी नीचे। ठीक है,
सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कॉमन लेजर का यूज करते हैं तो जब आप रिपोर्टिंग देखते हैं तो वहां आपको पता नहीं चल पाता है ठीक से कि कौन से रेट का जो कौन सा जीएसटी रेट का आइटम आपने कितना सेल किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 10 पीस पेन लिया है या पेंसिल भी ली है, जैसे 10 पीस, ये 12% जीएसटी रेट की है पेंसिल, और पेन है 18% की, और यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लग गया दोनों के हिसाब से। अगर आप टैक्स एनालिसिस में देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। आप देखिए एक पर 18% है, एक पर 12% है। ठीक है, अब इसके केस में क्रेडिट नोट कैसे इशू होगा वो भी एक बार आप देख लीजिए, और फिर मैं बताऊंगा कि मल्टीपल केस में आपका कैसे होगा। अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करेंगे, इनवॉइस नंबर 5, उसके बाद पार्टी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न या सेल्स दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो चलिए सेल्स रिटर्न एक बार ले लेते हैं। उससे क्या होता है, सेल्स रिटर्न लेने से क्या होता है कि आप जब पीएनडल में जाएंगे तो वहां अलग से आपको सेल्स रिटर्न की फिगर रिफ्लेक्ट होगी सारे लेजर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत से लोग लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेन लेंगे, मानकर चलिए पेन 1 पीस वापस कर रहा है ये। रेट वही होगा जो हमने इनवॉइस में लगाया है, वो आप देख कर आएंगे। ऐसे टैली तो अभी ये लास्ट इनवॉइस के हिसाब से ऑटोमेटिक लगा रही है, लेकिन आपको देख कर आना होगा कि आपने क्या लगाया है। और ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास परचेजिंग थी नहीं पेंसिल की, मैंने सिर्फ सेल की थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आउटपुट आईजीएसटी का लेजर हम यहाँ पर ले लेंगे, और राउंडिंग की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपकी क्रेडिट नोट बन जाएगी। यहाँ पर हमें अगेंस्ट रेफरेंस 5 नंबर इनवॉइस को करना है, क्योंकि ये जो क्रेडिट नोट है हम 5 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट में इशू कर रहे हैं। हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीपल जो हमारा जीएसटी रेट का आइटम होता है, और अगर हम मल्टीपल जीएसटी रेट के लेजर्स यूज करते हैं तो हम क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो क्रेडिट नोट है इसे आप कब तक इशू कर सकते हैं, तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है। यानी मान कर चलिए जैसे ये अभी हमारी चल रही है फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रेडिट नोट इशू करना है तो लास्ट में कब तक इशू कर सकता हूँ किसी के लिए भी, ये मैं इशू कर सकता हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो सितंबर की रिटर्न जाएगी वहां तक। यानी आप समझिएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रही है, अगर मुझे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रेडिट नोट इशू करना है तो इसकी लास्ट डेट कब तक है, यानी कब तक मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ये मैं इशू कर सकता हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो सितंबर है वहां तक मैं इसे इशू कर सकता हूं। उसके बाद मैं फिर क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाऊंगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं डेबिट नोट की बात करूं तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसे इशू कर सकते हैं। अब रही बात कि ये जो क्रेडिट नोट है, कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हम लोग मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, या कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हम लोग एक इनवॉइस के लिए मल्टीपल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। तो अब मैं इसका रिप्लाई देता हूं आपको। जब जीएसटी लॉ आया था 2017 में, तो उस टाइम पर यह था कि आप एक इनवॉइस के लिए एक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप मतलब मल्टीपल इनवॉइस के लिए मल्टीपल क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि शायद आई थिंक जब अमेंडमेंट हुई थी 2018 में जीएसटी लॉ की, तो उस टाइम पर शायद इसे इंसर्ट किया गया था, और जो कि शायद एप्लीकेबल होने वाला था 1 फरवरी 2019 से, जो कि एप्लीकेबल हो गया था 1 फरवरी 2019 से। लेकिन हमारे जो जीएसटी पोर्टल पे न्यू फॉर्म है वो नहीं आ पाए, अभी तक हमारा वो जो ओल्ड फॉर्म है वही चल रहा है जीएसटी पोर्टल पे। तो जीएसटी पोर्टल पे अगर अभी आप जाकर, लॉ को छोड़ दीजिए, हम जीएसटी पोर्टल की बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी पोर्टल अगर उसे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो हमारे बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, लॉ भले कुछ भी कह रहा हो। तो इस कंडीशन में अगर आप मानकर चलिए, ध्यान से सुनिएगा, मानकर चलिए आप कई सारी इनवॉइसेस के अगेंस्ट में अगर आप एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो अभी का जो जीएसटी पोर्टल है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप समझ गए, कई सारी इनवॉइसेस के अगेंस्ट में अगर आप एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो अभी का जो जीएसटी पोर्टल है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे आपको क्रेडिट नोट नंबर डालने के लिए कहता है, और साथ में इनवॉइस नंबर डालने के लिए कहता है जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप उसे इशू कर रहे हैं। तो जैसे ही आप वहां पर बार बार क्रेडिट नोट का सेम नंबर डालेंगे तो वहां पर डुप्लीकेट का एरर आएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल क्रेडिट नोट बनाते हैं तो आपको जीएसटी पोर्टल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एक इनवॉइस के केस में अगर आप मल्टीपल क्रेडिट नोट बनाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे और वहां पर आप इनवॉइस नंबर अगर एक ही डालते रहेंगे लेकिन क्रेडिट नोट नंबर चेंज करते रहेंगे तो डुप्लीकेट का एरर नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप इनवॉइस नंबर अलग डाल रहे हैं लेकिन क्रेडिट नोट नंबर सेम डाल रहे हैं तो आपको डुप्लीकेट का एरर आएगा। तो फ्रेंड्स अब हम एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम सेल करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम मल्टीपल लेजर का भी यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब आप सेल्स वॉचर में इस तरीके की एंट्री करना चाहेंगे जहां पर मल्टीपल लेजर आप यूज करेंगे और साथ में मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम सेल करेंगे तो आपको F12 यानी कॉन्फ़िग में आना होगा। और यहाँ पर आने के बाद आपका ये जो ऑप्शन है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे नो करना होगा। ठीक है, इसे नो करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आपका जो पार्टी अकाउंट नेम है इसके नीचे जो सेल्स लेजर का ऑप्शन आता है वो रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी पार्टी सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हम अपना आइटम डालेंगे। जैसे कि ये मानकर चलिए पेन है, ठीक है, 10 पीस में सेल कर रहा हूँ, रेट मेरा सेम ही है। अब यहाँ देखिए, जैसे अमाउंट के बाद मैं आगे बढ़ूंगा हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो तभी ओपन होगी जब आप F12 में वो ऑप्शन बंद करेंगे। और इसका ऑप्शन का यूज तभी करना होता है जब हम एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम सेल करते हैं और मल्टीपल लेजर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चूज करेंगे अपना जो हमारा लेजर है सेल्स का 18% का, ये यूज करेंगे। अब मानकर चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके का मल्टीपल लेजर बनाया है जैसे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का, अगर आपने इस तरीके का भी बनाया है तो उस केस में यहाँ पर इंटर स्टेट का लेजर यूज होता। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सेल हो रही है इंटर स्टेट हो रही है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने वैसा कुछ बनाया नहीं है इसलिए मैंने वैसा किया नहीं, मैं दोनों स्टेट के लिए एक ही लेजर यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर फिर हम इसे भी 10 पीस करते हैं। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि कोई भी कंडीशन में अगर आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर हम अपना लेजर बना लेते हैं, मैंने लेजर बनाया नहीं है 12% का। यहाँ पर हम 12% डाल देते हैं। नहीं भी डालते फ्रेंड्स तो भी हो जाता, लेकिन डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप मल्टीपल लेजर बना ही रहे हैं तो आप डाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पर हम जो लेजर यूज करेंगे टैक्सेस के वो भी हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से टैक्स लगा लेगा, जो हमने लेजर यहाँ पर डिफाइन किया आइटम के बाद उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक टैली ने टैक्स लगा ली है। आप यहाँ पर टैक्स एनालिसिस भी करेंगे तो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम राउंडिंग लगा देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि हम जो सेल्स वॉचर में एंट्री करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जो टैक्सेस के लेजर हैं, राउंडिंग ऑफ लेजर है या कोई डिस्काउंट का लेजर है वो ऑटोमेटिक आ जाए, हमें चुनना ना पड़े। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है इसलिए मैं वो सारी चीजें यहाँ नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से हम एंट्री कर लेंगे। अब हम इसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट बनाते हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर 6, डेट हमारी सेम ही है, पार्टी ले ली हमने। यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से एंट्री करनी होगी क्रेडिट नोट में भी, यानी कि यहाँ पर भी वो ऑप्शन जो हमारा है F12 में वो बंद रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, पेन लेंगे, मानकर चलिए इसने मुझे 2 पीस पेन वापस की है। रेट ये जो ऑटोमेटिक लग रहा है तो आप ये मत समझिएगा कि ये सही है। मेरे केस में क्योंकि लास्ट इनवॉइस है उसके बाद यही रेट ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि मैंने सब जगह एक ही रेट यूज किया है। लेकिन अगर आपके केस में अलग अलग रेट्स हैं तो आपको इनवॉइस देख कर रेट लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स इनवॉइस में रेट है वही लगना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, मैंने सेल्स एट द रेट 18% को चूज किया है। फिर पेंसिल लूंगा। अगर मानकर चलिए पेंसिल भी वापस कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। नेगेटिव आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने इसका स्टॉक है ही नहीं मेरे पास, सिर्फ मैं आपको एंट्री के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम आउटपुट आईजीएसटी 12% लेंगे, फिर आउटपुट आईजीएसटी 18% लेंगे। ठीक है, फिर राउंडिंग ऑफ कर देंगे, -0.1। यहाँ पर सेल्स रिटर्न और एंट्री एक्सेप्ट करते वक्त अगेंस्ट रेफरेंस ट्रैक कर लेंगे। लास्ट हमारा 6 नंबर इनवॉइस था, उसी के अगेंस्ट में ये क्रेडिट नोट बन रहा है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको हर तरीके से जो सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट बनता है सब मैंने बता दिया। अब इसका एक बार आप इफेक्ट भी देख लीजिए। आप इफेक्ट देख लीजिए, आइए GSTR1 में यहाँ पर हम पीरियड डाल देते हैं 1/5, 31/5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आ गई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो आपने देखा होगा कि यहाँ नीचे सारी चीजें ब्लैंक थी
और इनकम्प्लीट मिसमैच के अंदर 12 एंट्रीज आपको रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप बैक जाकर भी देख सकते हैं वो क्यों हो रही थी, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। B2B में यानी जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं जीएसटी में, उसकी इनवॉइसेज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। अंदर जाके 3 इनवॉइसेज है और उसका जो क्रेडिट नोट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और B2C के केस में आपको जो इनवॉइसेज या क्रेडिट नोट है वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इनवॉइस ऊपर है, क्रेडिट नोट नीचे है। क्योंकि B2C के केस में जो जीएसटी पोर्टल पे आप जो फिगर डालते हैं सेल की, वहां पर नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट करके डालते हैं, यानी जो भी माइनस प्लस होता है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के बाद उसका जो नेट फिगर आता है उसको वहां पर डालते हैं। B2C के केस में क्रेडिट या डेबिट नोट की डिटेल्स अलग से नहीं जाती है, B2B के केस में जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सारी एंट्री इनकम्प्लीट मिसमैच में क्यों थी। आइए इन्वेंट्री इन्फो में, यूनिट ऑफ मेजर्स में, यहाँ अल्टर में ये जो क्वांटिटी है हमारी पीस, यहाँ पर मैंने ये जो यूक्यूसी कोड है यानी यूनिट क्वांटिटी कोड, ये मैंने चूज नहीं किया था। जीएसटी के अंदर आपका जो यूक्यूसी कोड है वो आपको चूज करना पड़ता है जब आप यूनिट बनाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सारी एंट्री मिसमैच में जाएगी। अगर आपने प्रोडक्ट के अंदर एचएसएन कोड नहीं डाला होगा तो भी एंट्री मिसमैच में जाएगी। आपने इनवॉइस नंबर नहीं डाली होगी तो भी एंट्री मिसमैच में जाएगी। टैक्सेस में अगर कोई डिफरेंस होगा तो भी आपकी एंट्री मिसमैच में जाएगी। जीएसटी नंबर में कोई फॉल्ट होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप में कोई फॉल्ट होगा तो भी एंट्री मिसमैच में जाएगी। स्टेट में कोई फॉल्ट होगा तो भी एंट्री मिसमैच में जाएगी। यानी ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है अगर आपकी एंट्री मिसमैच में जाती है तो। वहां ऐसे जब आप इनकम्प्लीट मिसमैच के अंदर जाएंगे तो वहां आपको बता देगा कि किस कारण से ये एंट्री आपकी मिसमैच में है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि कैसे एंट्री करनी है। अब मैं बताता हूं आपको कि रेट ऑफ डिफरेंस के केस में मानकर चलिए आपने किसी व्यक्ति को सेल किया 100 रुपए में कोई आइटम, लेकिन वो आइटम आपका 80 रुपए में आपको सेल करना था, यानी 80 रुपए में बात हुई थी लेकिन भूल से जब आपने इनवॉइस बनाई तो वहां पर आपने 100 रुपए की इनवॉइस बना दी। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे तो आप देखिए आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने लास्ट सेल किया है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। 6 नंबर इनवॉइस आप देख सकते हैं, यहां पर पेन मैंने सेल किया 20 रुपए के रेट से, यानी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मैंने 20 रुपए के रेट से किया है। लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिव की बात करूं तो 16 रुपए 95 पैसे के रेट से मैंने सेल किया है। तो अब देखिए इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं फिर से एक क्रेडिट नोट बनाऊंगा जहां पर मैं रेट डिफरेंस के कारण वहां पर ये क्रेडिट नोट बना रहा हूं। यानी एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं फिर से दूसरा क्रेडिट नोट बना रहा हूं। तो मैंने आपको कहा था कि जीएसटी पोर्टल पे अगर आप एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वो एक्सेप्टेड है। चलिए हम बना लेते हैं इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में एक क्रेडिट नोट रेट डिफरेंस के केस में। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्रेडिट नोट में, इनवॉइस नंबर हमारी 6 रहेगी। ओके, यहाँ पर पार्टी आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना आइटम सेलेक्ट कर लेना है। जिस आइटम में रेट डिफरेंस आ रहा है वो आइटम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा पेन में आ रहा था तो पेन में सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हमारे सामने जो ये विंडो पेन होगी यहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं डालनी है क्योंकि ये सेल्स रिटर्न का केस नहीं है। यहाँ पर हमारा रेट डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जैसे जो मैंने वहां पर सेल किया था पेन 16 रुपए 95 पैसे में सेल किया था एक्सक्लूसिव जीएसटी, ठीक है। तो वहां पर मेरी बात हुई थी मेरे कंज्यूमर से 16 रुपए 90 पैसे की, यानी 5 पैसा मैंने सेल्स इनवॉइस में ज्यादा लगा दिया। तो टोटल क्वांटिटी मैंने सेल कितनी की थी? 10 पीस सेल की थी, यानी टोटल वैल्यू हमारी 50 पैसा हो गई, यानी इतना मैंने उससे ज्यादा लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रेट डिफरेंस के केस में क्रेडिट नोट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी वगैरह नहीं लेनी है। जो भी अमाउंट है, यानी जो क्वांटिटी है और जो रेट का डिफरेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट कौन सा डालना है? एक्सक्लूसिव जीएसटी का अमाउंट डालना है, इंक्लूसिव का नहीं, क्योंकि फिर नीचे आप जीएसटी तो लगाएंगे ही। अब उसके बाद ये आपका सेल्स 18% रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी लगा देंगे, ठीक है, 18%। इस तरीके से आप रेट डिफरेंस के केस में क्रेडिट नोट बना सकते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट क्या करेंगे? यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे करेक्शन इन इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस में आपसे मिस्टेक हो गई, बात हुई थी 16 रुपए 90 पैसा की, लग गया 95 पैसा। तो यहाँ पर आप करेक्शन इन इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ले रहा हूँ। जैसे कि ये तो हुई बात करेक्शन इन इनवॉइस की। कई बार ऐसा होता है कि बात हुई है 16 रुपए 95 पैसा की, लेकिन बाद में आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी बाद में आप उसे 5 पैसे का डिस्काउंट दे रहे हैं पर पीस के ऊपर। तो उस केस में भी आपका रेट डिफरेंस का ही मैटर आता है। उस केस में भी एंट्री सारी ऐसे ही होगी जैसे आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सिर्फ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पोस्ट सेल डिस्काउंट, सारी चीजें सेम रहेंगी, यानी एंट्री सेम होने वाली है। इस तरीके से आप कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि रेट डिफरेंस के केस में आपको क्रेडिट नोट कैसे बनाना है। अब मैं बात करूंगा कि आप फ्यूचर में जाकर किसी व्यक्ति को डिस्काउंट दे रहे हैं और वहां पर आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं किसी आइटम पर नहीं दे रहे हैं, यानी कोई सेलेक्टेड आइटम पर नहीं दे रहे हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यू पर दे रहे हैं। उस इनवॉइस के अंदर हो सकता है एक आइटम हो सकता है उस इनवॉइस के अंदर 10 आइटम हो, यानी कि जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं जितने भी आइटम है उसके ऊपर एक साथ दे रहे हैं, कोई एक आइटम के ऊपर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा मानकर चलिए जैसे कई लोग क्या करते हैं, कोई टारगेट अचीव कर लिया, जैसे कि आपने बोला कि 5 लाख की सेल कर लोगे तो ये डिस्काउंट दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा, टीओडी दूंगा। तो इस तरीके का अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कोई भी इसमें से डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस केस में आप क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे वो अब आप देखिए। मान लीजिए हम जो हमारी 6 नंबर इनवॉइस है उसी के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्रेडिट नोट में ही हैं और यहाँ पर अब हमें जो क्रेडिट नोट है वो हमें आइटम इनवॉइस मोड में यूज नहीं करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में यूज करना है, यानी ये जो क्वांटिटी का कॉलम है यहाँ से उसे रिमूव करना है। उसके लिए हम अल्ट के साथ आई भी प्रेस कर सकते हैं या अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वांटिटी का कॉलम रिमूव हो गया। यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर 6 डाल देंगे क्योंकि हम एक इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल क्रेडिट नोट बना सकते हैं। ऐसे तो हम मतलब मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट में भी एक क्रेडिट नोट बना सकते हैं, लेकिन उसे जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले लॉ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाइए, पार्टी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखिए हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, टोटल 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम अलग अलग तरीके के लेजर्स लेंगे, आप उसमें से कोई भी एक तरीके का लेजर लेके एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए मेरा जो आइटम था 18% जीएसटी रेट का था, यानी कि जो मैं डिस्काउंट दूंगा उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो उस केस में अगर मैंने मल्टीपल जीएसटी रेट के लेजर्स यूज किए हैं एंट्री टाइम, सेल्स के एंट्री टाइम मल्टीपल जीएसटी रेट के लेजर्स में यूज करता हूं, तो उस केस में जो हमारा सेल्स का लेजर है यहाँ पर आ रहा होगा, सॉरी ये फिर से वापस से चेंज हो गया। यहाँ पर हमें इसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करना है, वापस से वो आइटम इनवॉइस मोड में हो गया था। सेल्स का जो हमारा लेजर है 18% का वो हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैंने जब ये सेल्स का लेजर बनाया था 18% का, तो मैंने बोला था कि कई लोग मल्टीपल लेजर तो बनाते हैं लेकिन सैट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में उसकी जीएसटी रेट नहीं डालते हैं। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो जब आप डिस्काउंट वगैरह के केस में इस लेजर को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे टैक्स आपकी कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आपने जब जीएसटी रेट डाला ही नहीं है तो टैक्स किस अमाउंट के ऊपर लगेगी, यानी जो टैक्स का लेजर उसे पता कैसे चलेगा कि ये जो मैं अमाउंट पर टैक्स लगाऊंगा कौन से रेट में लगाऊंगा। इसीलिए आप जब मल्टीपल लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स वगैरह के, तो उसके अंदर जो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स है उसमें जाकर जीएसटी रेट डाल दें। उससे क्या होगा कि जब भी आप किसी को डिस्काउंट वगैरह देंगे फ्यूचर में, तो उस केस में जब आप क्रेडिट नोट बनाएंगे तो वहां पर आप उसी लेजर का यूज करके भी क्रेडिट नोट बना सकते हैं। मानकर चलिए आप उसे 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद टैक्स अलग से है, यहाँ पर आपका 18%। देखिए टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे और पोस्ट सेल डिस्काउंट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हैं डिस्काउंट वगैरह की, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जैसे ही आप सामने वाले को ये जो क्रेडिट नोट देंगे, यानी कि उस केस में वो इसकी एंट्री किस में करेगा, डेबिट नोट में करेगा, तो वहां पर उसकी जो है आईटीसी वो थोड़ी घट जाएगी, इतने टैक्स अमाउंट से उसकी आईटीसी घट जाएगी। यानी जब आपने उसे सेल किया था तो उस केस में उसके पास जो इनपुट था उसने ज्यादा क्लेम कर लिया था, जैसे ही क्रेडिट नोट वो रिसीव करेगा तो उस केस में उसकी जो आईटीसी है वो उतने अमाउंट से घट जाएगी जितना यहाँ पर टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि मानकर चलिए आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन वहां पर आप जो वो सेल्स का लेजर है उसे नहीं लेना चाहते हैं, आप डिस्काउंट का लेजर अलग से बनाकर उसका यूज करना चाहते हैं क्रेडिट नोट में, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेडिंग डिस्काउंट मैंने नाम लिखा है, आप चाहें तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कैश डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, जो भी आप दे रहे हैं वो यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं। इसे आप रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सेल्स अकाउंट के अंदर क्यों रखें, तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा कि आप इसे सेल्स अकाउंट के अंदर रखें। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसे डायरेक्ट इनकम में भी रख सकते हैं। आप अब सोच रहे होंगे कि इसे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना चाहिए, डायरेक्ट इनकम में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए खर्च है, हम अगर सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्च है। तो मैं बता दूं कि अगर आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे तो इसकी डिटेल्स आपकी जीएसटीआर 2 में जाएगी आपको, क्योंकि इसकी डिटेल जीएसटीआर 1 में मतलब दिखानी है, शो करनी है, तो उस केस में आपको इसे डायरेक्ट इनकम या सेल्स के अंदर रखना होगा। और उसमें से भी सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इसे सेल्स अकाउंट के अंदर रखें, डायरेक्ट इनकम में भी रखने से अच्छा ऑप्शन है कि सेल्स अकाउंट में ही इसे आप रखें, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है।
उसके बाद आपको जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है, और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रेट डालना है ताकि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप मानकर चलिए 10 रुपए का दे रहे हैं डिस्काउंट। उसके बाद आप मानकर चलिए आउटपुट आईजीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें सेम है, खाली लेजर चेंज हो गया, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि मानकर चलो मैं ये जो डिस्काउंट का लेजर है मैं 12% जीएसटी रेट के आइटम के लिए भी यूज करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, अब मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए ये तो आपने 18% के लिए यूज कर लिया, और आप एक ही क्रेडिट नोट के अंदर 12% के लिए भी यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर F12 यानी कॉन्फिग में जाएंगे और यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी को यस कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर से आप नीचे में आकर ट्रेडिंग डिस्काउंट का लेजर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर करना क्या, आपको आपके सामने जैसे आप यहां पर, ये सब मैं हटा देता हूं, यहां पर फिर से मानकर चलिए 10 रुपया इसमें भी दे रहे हैं। अब आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। ये विंडो क्यों ओपन हुई, अमाउंट डालने के बाद ये विंडो क्यों ओपन हुई, क्योंकि हमने F12 यानी कॉन्फिग में अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ जीएसटी का वो जो ऑप्शन है उसे यस किया है। उसके बाद जैसे ही ये विंडो ओपन हो तो आपके सामने F12 यानी कॉन्फिग आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे ऑप्शन पे जाकर ओवरराइड टैक्स रेट को यस करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको न्यू रेट डाल देना है 12%, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी 12%, आउटपुट आईजीएसटी 18%, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। यानी एक ही लेजर का यूज करके वाउचर में उसे मॉडिफाई करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे अच्छा रहेगा कि आप अगर मल्टीपल लेजर्स यूज करते हैं तो आपको ये सारी चीजें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो सेल्स का लेजर आप उसे भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स 12% ले लेंगे, और उसके बाद ये ऑप्शन मान लीजिए बंद भी है। सपोज कर लीजिए कि ये ऑप्शन मेरा बंद है, ये ऑप्शन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब सेल्स 12% का हमने ले लिया, फिर हम यहाँ पर सेल्स 18% का लेजर ले लेंगे, अपना सेल्स का जो हमारा लेजर है वो ले लेंगे। अब उसके बाद उसी के हिसाब से हमारी जीएसटी लग जाएगी। सॉरी यहाँ पर क्यों नहीं लग रही है वो मैं एक बार आपको देख के बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब 18% की जीएसटी भी लग चुकी है। वो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं एक ही मतलब वाउचर के अंदर बार बार चेंजेस कर रहा था, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मैंने बैक लिया और वापस से आके एंट्री की तो यहाँ पर सब चीज ओके हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप कॉमन लेजर यूज करते हैं टैली में, यानी सेल्स का इस तरीके से लेजर नहीं बनाते हैं 12% 18% का, और टैक्सेस का इस तरीके से लेजर नहीं बनाते हैं, तो उस केस में आप इस तरीके से एंट्री नहीं कर पाएंगे। तब आपको वही जो ट्रेडिंग डिस्काउंट वगैरह की जो मैंने आपको एंट्री बताई उसी तरीके से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कॉमन लेजर भी लेंगे टैक्सेस के, जैसे कि टैक्स का आपका कॉमन लेजर है, सपोज कीजिए आईजीएसटी आपने ले लिया, इसे यहाँ से रिमूव कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर देते, ठीक है। टैक्स का आपका कॉमन लेजर है, लेकिन आपका जो सेल्स का लेजर है उसमें जीएसटी मेंशन है, तो आपका ये जो आउटपुट आईजीएसटी है ये आपका टैक्स उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा, उसके हिसाब से ये कॉमन लेजर उसका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। तो आप किसी भी तरीके से अपना क्रेडिट नोट बना सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको हर तरीके के जो क्रेडिट नोट होते हैं जो सप्लायर को बनाने पड़ सकते हैं जीएसटी के अंदर, मैंने लगभग आपको सारे तरीके के क्रेडिट नोट बता दिए। सिर्फ मैंने एक चीज नहीं बताई है कि अगर कभी टैक्स के अमाउंट में डिफरेंस हो, सिर्फ टैक्स के अमाउंट में डिफरेंस हो, तो आप क्रेडिट नोट कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है और उसमें जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि टैली में कुछ एरर है, इस केस में कुछ एरर है जो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हो सके तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको हेल्प मिल सके। अगर किसी को भी क्रेडिट नोट बनाना हो तो उन्हें बार बार कई सारे वीडियो न देखने पड़े, एक वीडियो के अंदर ही उन्हें सारी नॉलेज मिल जाए।